गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 9 पार्ट 1। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। यानी कहने का भाव यह है कि जो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास है, इन दोनों का अर्थ भारत के विकास के लिए बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का भाव यह है, नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले किया जाने वाला प्री प्लान, यानी उस कार्य को कैसे करना है, किस ढंग से करना है, वो होता है नियोजन। और सतत पोषणीय विकास होता है जो लगातार चलता रहता है, यानी जिसमें विराम नहीं होता, यानी वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है, वो कार्य प्रगति पर रहता है, कच्चे माल या फिर अन्य सुविधाओं की कमी नहीं होती, उसे हम कहते हैं सतत पोषणीयता विकास। अब हम चलते हैं सबसे पहले नियोजन पे और फिर हम चलेंगे विकास और सतत पोषणीय विकास पे। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का भाव यह है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए, कि इसके बिना ये संभव नहीं है और इसके बिना ये संभव नहीं है। तो जो भी कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें नियोजन यानी प्री प्लान करना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं हम नियोजन की परिभाषा देते हुए, नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में है। किसी देश के भविष्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं के क्रम को विकसित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में यह तय किया जाता है कि पहले कौन से काम करने हैं और उसके बाद कौन से काम करने हैं। समस्याएं मुख्य रूप से सामाजिक व आर्थिक होती हैं। समय के साथ इनके रूप में तीव्रता बदलती रहती है, यानी जो भी समस्याएं होती हैं वो हमारी सामाजिक होती हैं या आर्थिक होती है, उनके लिए ही हमें मुख्य रूप से नियोजन करना पड़ता है। नियोजन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी कार्य को करने से पहले किया जाने वाला प्री प्लान यानी योजना बनाना, किसी भी कार्य को करने से पहले वो होता है नियोजन। ये मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक तौर पर ही की जाती है। इसके बाद आता है आपका जितनी भी बातें हैं वो सारे इन्हीं दो टॉपिक्स पे राउंडेशन करती रहेगी, जैसे कि आपका नियोजन है और एक आपका सतत पोषणीय विकास और विकास। किसी देश के विकास में नियोजन क्यों आवश्यक है। कहने का भाव यह है कि नियोजन से आर्थिक विकास होता है। नियोजन के बिना कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकास नहीं कर पाता। वर्तमान युग नियोजन युग है। नियोजन ही विकास का मूल मंत्र है। नियोजन किसी निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यह अवधि नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार तय की जाती है। किसी देश की गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करना है तो उसे नियोजन का सहारा लेना पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि किसी देश की गरीबी या सामाजिक या आर्थिक कोई भी समस्या होती है, उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले नियोजन की आवश्यकता होती है, तभी वो अपने नागरिकों की, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर पाएगा। इसके बाद आता है विकास और सतत पोषणीय विकास में अंतर। कहने का भाव यह है कि ये है तो एक ही सिक्के के दो पहलू। विकास के बिना सतत पोषणीयता आवश्यक नहीं हो पाती और सतत पोषणीयता के बिना विकास संभव नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि विकास में वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें नवीकरण योग्य साधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यह पुरानी संकल्पना है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण पर विशेष बल नहीं दिया जाता। इसमें संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद है सतत पोषणीयता विकास।
सतत पोषणीय विकास में वर्तमान व भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका भरण पोषण किया जाता है। इसमें नवीनीकरण योग्य संसाधनों के संग्रहण जैसे वन, मछली आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह नवीन संकल्पना है। इसमें पर्यावरण को एक संसाधन माना जाता है और इसे स्वच्छ व स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करने के लिए अगर हम ध्यान दें तो सतत पोषणीय विकास की यह नई संकल्पना है। इसे सतत पोषणीय अथवा धारणीय विकास भी कहा जाता है। धारणीय विकास से हमारा तात्पर्य जो लगातार चलता रहता है, यानी एक के बाद एक, ये कंटिन्यूटी में विकास चलता रहता है। अगर आगे से नियोजन नहीं बनाया जाता, यानी कच्चे माल की व्यवस्था या फिर कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ये रुक सकता है, बकायदा, वरना ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावी पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए मृदा या वन जैसे मूल्यवान साधनों का उपयोग इस गति से करें कि उनका उसी गति से प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण हो सके। कहने का भाव यह है कि जो मृदा और वनों का हम अब यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका ध्यान हमें भावी पीढ़ी को देखते हुए उनका पुनः चक्रण करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि यदि हम मृदा और वन का अत्यधिक यूज करते रहेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए वो मृदा वो वन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो उनका उपयोग करने के उपरांत हमें और अन्य जगह पर मृदा या वन का निर्माण कर देना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी भी उनका यूटिलाइज कर सके। पृथ्वी के पारितंत्र को संरक्षित करने के लिए हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर कार्य करना होगा। नेक्स्ट आता है टिकाऊ विकास की क्या आवश्यकता है। विकास का मुख्य उद्देश्य है लाभों का समान वितरण, साथ ही साथ आर्थिक प्रगति और पारितंत्र की कमी से कम हानि। इसे उद्देश्य को टिकाऊ विकास की विधि से प्राप्त किया जा सकता है। टिकाऊपन व टिकाऊ विकास को परिभाषित करने के अनेक प्रयास भी किए गए। टिकाऊ विकास की संकल्पना का सिद्धांत है पर्यावरणीय संसाधनों का उनके पूर्ण भरण की क्षमता के अनुसार उपयोग ताकि उनकी निरंतर आपूर्ति निश्चित की जा सके। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो आता है हमारा नियोजन के उपागम, खंडीय नियोजन व क्षेत्रीय नियोजन। खंडीय नियोजन से क्या तात्पर्य है और खंडीय नियोजन को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि सभी क्वेश्चंस नियोजन, विकास और सतत पोषणीय विकास के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सॉल्यूशन इसका एकदम से सिंपल है कि इंट्रोडक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कंक्लूजन। तो अब आता है खंडीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन, यानी ये दोनों आपके नियोजन के उपागम हैं। उपागम का अर्थ होता है कि किसी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए बनाए जाने वाले कार्य क्षेत्र। खंडीय नियोजन के इस प्रकार में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के लिए कार्यक्रम बनाए व लागू किया जाना चाहिए। ये होता है आपका खंडीय नियोजन। इसके बाद क्षेत्रीय नियोजन। किसी भी देश के सभी भागों में एक समान आर्थिक विकास नहीं पाया जाता। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो जाते हैं और कुछ पिछड़े
रह जाते हैं। यही असमानता नियोजकों को प्रेरित करती है कि वे नियोजन का स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाते हुए ऐसी योजनाएं बनाएं जिनसे विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम हो सके। इस प्रकार के नियोजन को क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। यानी खंडीय नियोजन के अंतर्गत तो आता है आपका संचार, सामाजिक अवसंरचना व सेवाओं के लिए कार्यक्रम बनाया हुआ लागू किया जाता है। और क्षेत्रीय में क्या होता है कि लागू तो कर दिया, लेकिन किसी क्षेत्र को उसका बेनिफिट हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। यानी जो विकास हो रहा है वो अनियमित हो रहा है कि कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। इसके बाद आता है पर्वतीय क्षेत्रों में किन पक्षों का विकास किया जाए जो कि पर्वतीय क्षेत्र भी विकसित हो पाए। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के सारे पर्वतीय जिलों, असम की मिकिर और उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, नीलगिरी जिला व दार्जिलिंग जिला शामिल है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास संबंधी योजनाएं बनाते समय उन क्षेत्रों की स्थलाकृति, पारिस्थितिकीय, सामाजिक व आर्थिक दशाओं की और विशेष स्थान दिया जाता है। इसमें उपजाऊ भूमि की पुनः प्राप्ति, मिट्टी के क्षरण को रोकना, वैज्ञानिक तरीकों से जल नियंत्रण, पेड़ लगाना, छोटे स्तर पर सिंचाई जैसे काम किए जाते हैं। यह योजना पौधारोपण, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन की मदद से लोगों को रोजगार देती है, साथ ही साथ कृषि विभाग का भी सुधार करती है। इसके बाद आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ कहाँ आरंभ किए गए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 5वीं योजना के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 2,31,201 किलोमीटर तथा इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले की मिकरी व उत्तरी कछार की पहाड़ियों, नीलगिरी जिला पश्चिमी बंगाल और मिलाकर 15 जिले शामिल हैं। इसके बाद आता है आपका सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। इस कार्यक्रम का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सूखा प्रवण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना तथा सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन व साधनों को विकसित करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना से इसे व्यापक आधार प्रदान किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बाद में इनमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरणों, चरागाह विकास, विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्षेत्र में मृदा आर्द्रता बढ़ी, सूखी भूमि का कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण, 0.8 मीटर प्रतिवर्ष की दर से भू स्तर में वृद्धि हुई। इन क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई के बाद मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गेहूं और जैसी व्यावसायिक फसल उगाई गई हैं। इन फसलों की उत्पादकता भी बढ़ी है। इस कार्यक्रम में पवन अपर्दन और नहर प्रणाली में गाद के भरण को भी कम कर दिया है। कहने का भाव यह है कि लगातार इनकी खेती से व्यापार तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ जो अपर्दन होता था पवनों द्वारा या नहर द्वारा, उनमें भी कमी आई है, यानी खेतों से मिट्टी का बहना कम हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।